जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित है अपने बायोलॉजी के दूसरे क्लास में। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। हम लोगों का तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह किसी पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन किन किन ऊतकों टिश्यूज के द्वारा होता है, इसके बारे में हमारी क्लियरिटी हो चुकी है। हम जाइलम के द्वारा जानते हैं कि पानी तथा खनिज लवणों का यानी डिसॉल्व वाटर का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन पूरे पौधों में होता है। और जितने भी फूड मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम करता है। ये हमारी क्लियरिटी हो चुकी है। तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते जाएंगे। चलिए हम अब अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो हमने तो ये जान लिया कि जाइलम जल को पहुंचाता है, फ्लोएम खाना को पहुंचाता है, लेकिन ये क्रिया किस प्रकार होती है, ये क्रिया विधि जो होती है वो किस प्रकार से होती है, उसी के बारे में हम लोग अब डिटेल से जानेंगे। सबको पता है कि पेड़ अपने जड़ों के द्वारा, जड़ों के मूल रूम के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी जड़ जो होते हैं वो हमारी मिट्टी को पकड़े रहते हैं और मिट्टी में जो वाटर रहते हैं, जल रहते हैं, उसी को एब्जॉर्ब करता है उसका जड़ यानी मूल रूम के द्वारा, और धीरे धीरे वो अपनी क्रियाकलाप को बढ़ाता है। चलिए एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाऊंगा, उसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज एक सेक्शन मान लिए, ये हमारे पेड़ का एक सेक्शन है जिससे बहुत सारे जड़ें निकली हुई हैं। ये आपके समझाने के लिए है, आप लोग इसको बनाइएगा मत। ये एक हमारा पेड़ है, स्पेस नहीं है तो ऐसे ही मैं रफ एक बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये हमारा मूल रोम मिट्टी में दबा रहता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। ये जड़ें हैं, इनसे ऐसे मूल रोम निकले रहते हैं। ये मिट्टी में पूर्णतः दबा हुआ होता है। इसके मूल रोम द्वारा क्या किया जाता है, मूल रोम की कोशिकाओं द्वारा जो जल में उपस्थित, मिट्टी में उपस्थित जल है उसको ये ऑब्जॉर्ब करते हैं। जब ऑब्जॉर्ब करते हैं तो इनके ऊपर वाली पेड़ में इसके अलावा भी कोशिकाएं हैं। उन कोशिकाओं का क्या होता है कि प्रासरण दाब अधिक होने के कारण इनसे विसरण के द्वारा उन कोशिकाओं में जल चला जाता है। फिर इसके आगे एक कोशिका होती है। अब क्या होता है, ऊपर वाली कोशिका का परासरण दाब इससे अधिक होने के कारण फिर विसरण द्वारा इसमें भी जल चला जाता है। ऐसे करते करते यहां पर हमारा जाइलम होता है। जाइलम में जल पहुंचते जाता है और जब भी जल पहुंचता है वहां पर एक दाब उत्पन्न होता है, उसे हम मूल दाब कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये पानी ऊपर की ओर चढ़ते जाता है, यानी ये अलग अलग दिशाओं में डिवाइड होते जाता है। इस प्रकार से जल का परिवहन यानी अवशोषण एब्जॉर्बेशन एंड परिवहन ट्रांसपोर्टेशन दोनों इसी प्रकार से जल का होता है। यानी मूल रोम द्वारा सबसे पहले पानी को खींचा जाता है। उसके ऊपर वाली कोशिका का परासरण दाब अधिक होने के कारण मूल रोम की कोशिका से विसरण द्वारा उसके अगले कोशिका में क्या होता है, जल चला जाता है। उसके ऊपर होती है कॉर्टेक्स कोशिका। कॉर्टेक्स कोशिका का परासरण दाब अधिक होता है तो निम्न नीचे वाली कोशिका का कम होने के कारण फिर विसरण द्वारा पानी उसमें पहुंचता है। और फिर जब जाइलम ऊतक का परासरण दाब अधिक होता है तो कॉर्टेक्स का कम होने के कारण जाइलम में पानी पहुंचता है और जाइलम के द्वारा एक दाब उत्पन्न किया जाता है जिसे मूल दाब कहा जाता है। और जब मूल दाब प्रेषित होता है वहां पे तो वो पानी ऑटोमेटिक वन वे नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना चालू हो जाता है। एक बार हम लोग हिंदी मैंने अभी लिखा है, इसके बाद इंग्लिश लिख दूंगा। थ्योरी को पढ़ते हैं, पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। हमारा टॉपिक है जल का अवशोषण एवं परिवहन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर।
पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण प्रायः मूल रोमों द्वारा करते हैं। कोशिका में कोशिका रस का परासरण दाब भूमि के जल दाब से अधिक होने के कारण जल विसरण द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। पहले मूल रोम की कोशिकाओं का परासरण दाब क्या होता है, अधिक होने के कारण ये जल जो है विसरण के द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में भरते जाता है। मूल रोम की कोशिका स्फीति अवस्था में आ जाती है। स्फीति मतलब अब उसमें कोई जल नहीं भरेगा, दैट मीन्स फुल फिल। कोई ये कोशिका है मान के चले, इसमें इतना जल भर गया कि इसमें अब ये स्फीति की स्थिति में तब आ जाएगी कि इसमें अब एक बूंद भी जल नहीं आ पाएगा, यानी अब लिमिट हो गया है उसका, उसमें अब कोई जल नहीं आ पाएगा। यानी मूल रोम की कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाती है और धीरे धीरे मूल रोम की कोशिका के कोशिका रस का परासरण दाब संलग्न कॉर्टेक्स की कोशिका से कम हो जाता है। इससे जल की मात्रा कॉर्टेक्स में चली जाती है। यह क्रम लगातार मार्ग कोशिकाओं से जाइलम वाहिकाओं में जल विसरित होता है। यहाँ एक दाब उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब कहते हैं। इससे जल की कुछ दूरी तक ऊपर, इससे जल जो होता है वो कुछ दूरी तक ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ जाता है। दैट मीन्स सीधी सीधी भाषा में हम देखेंगे कि कोशिकाओं का यानी तना से लेकर जड़ तक एक चेन बना रहता है। सबसे पहले मूल रोम की कोशिकाओं का परासरण दाब अधिक होता है तो जल जो भूमि में फैला है वो सीधे आता है मूल रोम की कोशिकाओं में। जैसे ही ये स्फीत की अवस्था, दैट मीन्स ये पूरी भर जाती है, तो इसका परासरण दाब अधिक होता है तो विसरण के द्वारा इसमें जल भर जाता है। जब ये स्फीत की अवस्था में, दैट मीन्स फुल फिल हो जाती है, तब इसका क्या होता है, परासरण दाब अधिक होता है, तब विसरण के द्वारा इसमें जल भरता है। दैट मीन्स ये एक चेन है जो कि कोशिकाओं का होता है। धीरे धीरे पानी ऊपर होता है और लास्ट में पहुंचता है जाइलम वाहिकाओं के पास। जाइलम जो क्या करता है, उसका कार्य ही है जल को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये मैं छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए डायग्राम, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बना लेंगे। आप लोग अच्छी तरीके से बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा। इसको लिख लीजिए, इसके बाद इंग्लिश का जो थ्योरी है मैं लिख देता हूं। आप लोगों ने हिंदी की थ्योरी समझ ली होगी, समझ में तो इंग्लिश वालों को भी आ गया होगा। जो मैंने समझाना चाहा था क्लियरिटी हो गई होगी। एक बार चलिए हम लोग इंग्लिश को भी देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्लांट्स यूजुअली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स एयर। मूल रोमों के द्वारा पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल जूस इन द सेल बीइंग हाइगर देन द प्रेशर ऑफ ग्राउंड वाटर। मूल रोम की कोशिकाओं का परासरण दाब जो है वो बढ़ने या अधिकतम होने के कारण जल का परासरण, जहां भूमि के जल का परासरण दाब कम हो जाता है, वाटर इंटर्स द सेल ऑफ रूट हेयर्स बाय डिफ्यूजन। जिससे क्या होता है कि कम होने के कारण मूल रोम की कोशिकाओं में जल भर जाता है, चला जाता है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल जूस ऑफ द रूट हेयर सेल इज लेस देन दैट ऑफ द अटैच्ड कॉर्टेक्स सेल। अब क्या होता है, जब मूल रोम की कोशिकाओं में जल जाता है तो उसके ऊपर वाला कॉर्टेक्स सेल जो होता है, कॉर्टेक्स कोशिका होती है, उसका परासरण दाब अधिक होता है, जिससे मूल रोम की कोशिकाओं का यानी कि ये रूट हेयर सेल जो है उनकी कोशिकाओं का जल जो है
वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्टेक्स सेल में। ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ वाटर गोज इनटू द कॉर्टेक्स सेल, दिस सीक्वेंस कंटिन्यूसली डिफ्यूजन वाटर फ्रॉम द पैसेज सेल इनटू द जाइलम वेसल्स। ये क्रिया लगातार चलते रहती है, जिसके बाद जाइलम में पानी पहुंच जाता है। हेयर इज ए प्रेशर इज जनरेटेड विच द कॉल्ड रूट प्रेशर, वहां पर एक दाब उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब कहा जाता है। दिस कॉज द वाटर टू राइज अप टू सम डिस्टेंस, और इसी मूल दाब के कारण पानी जो है वो पौधों में ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ये रहा आपका इंग्लिश थ्योरी, इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खनिज लवणों का परिवहन, यानी खनिज लवण किस प्रकार से पौधों के हर भाग में पहुंचते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है कि किस तरह से जल का अवशोषण और परिवहन हमारे पेड़ पौधे कर पाते हैं, किस सहायता से, किसकी मदद से, और कौन सी प्रक्रिया होती है, एक्टिविटी कौन सी होती है। इन सब की चर्चाएं हमने कर ली। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है कि खनिज लवणों का अवशोषण किस प्रकार होता है। जल तो हमने समझ लिया कि जल को मूल रोमों द्वारा अवशोषित किया जाता है, और अवशोषित करने के बाद अलग अलग चयन प्रक्रियाओं द्वारा उसे जाइलम तक पहुंचाकर पौधे के हर भागों तक पहुंचाया जाता है। अब हमारी क्लियरिटी, खनिज लवणों का अवशोषण, दैट मीन्स ऑब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट। ये भी देखिए, खनिज लवण कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। तो मिट्टी में किन के द्वारा खींचा जाएगा, जड़ों के द्वारा ही खींचा जाएगा। तो जड़ क्या करते हैं, मूल रोम कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन द्वारा आयन के रूप में खनिज लवणों को खींचा जाता है, जबकि उन्हें डायरेक्ट नहीं खींचा जाता। उनका जो रूपांतरण होता है वो घुले हुए होते हैं किसमें, जल में। मूल रूमों के द्वारा क्या होता है, मूल रूम की कोशिकाएं जो हैं, तो कोई कोशिकाओं के ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो है वो एक प्रकार की बहुत ही पतली रचना होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब कोशिका पढ़ेंगे तो इनके द्वारा ये ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं। खींचने के बाद मूल रोम की कोशिकाओं में ये जाते हैं, मूल रोम की कोशिकाओं से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग थ्योरी पे नजर डालते हैं। पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। पौधे आवश्यकता अनुसार आयनों का अवशोषण मूल रोम की कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर स्थित खास वाहक पदार्थ से जुड़कर करते हैं। ये जो बाहरी कोशिका झिल्ली होती है, मूल रोम की कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली, दैट मीन सेल मेम्ब्रेन द्वारा, ये एक वाहक पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनके द्वारा जुड़कर ये क्या करते हैं, आयनों के रूप में खनिज लवणों को ऑब्जर्व करते हैं। इससे मिट्टी और जड़ के बीच आयन सांद्रण में अंतर हो जाता है, जिसे समाप्त करने के लिए मिट्टी से जल जड़ में प्रविष्ट हो जाता है। अब देखिए क्या होता है कि ये तो जल में घुले रहते हैं। जब कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं मिनरल साल्ट्स, तो वहां पर थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो ये उस डिफरेंस को समाप्त करने के लिए सीधे क्या करते हैं कि जल जो है वो कोशिका में चला जाता है, और साथ साथ मिनरल साल्ट भी कोशिका में चले जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा इनका परिवहन होता है। जब ये जल में घुल जाते हैं, तो जल में जब घुल जाएंगे तो जल ऑटोमेटिक, मैंने आपको बताया जल का परिवहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो जैसे ही ये जल में प्रवेश करते हैं, जल में प्रवेश करने के बाद ये धीरे 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 ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं।
इंग्लिश में लिखते हैं तो प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल साल्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस. प्लांट्स एब्जॉर्ब आयंस एज नीडेड बाय बाइंडिंग टू ए स्पेशल कैरियर सब्सटेंस लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. कोशिका झिल्ली पर वाहक पदार्थ की सहायता से आयन के रूप में ये क्या होते हैं, ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं और इनमें एक डिफरेंस आ जाता है. इस डिफरेंस को मिटाने के लिए जल में प्रविष्ट कर जाते हैं, घुस जाते हैं. ऑफ द रूट हेयर्स ड्यू टू विच देयर इज ए डिफरेंस इन आयन concentration between the soil and the root to eliminate which water enter the root from the soil. यानी जो भी जल आता है वो क्या होता है, सांद्रित होकर मिनरल साल्ट को ऑब्जर्व करके जो डिफरेंस बचता है वो पानी में घुल जाते हैं, यानी अपने को डिसॉल्व कर लेते हैं वाटर में और उसके बाद वो कोशिकाओं में प्रविष्ट कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं. इसके माध्यम से क्या होता है, ये अब जब जल में जाते हैं तो आपको मैंने पीछे भी बताया कि जल की एक चयन प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जल ऊपर की ओर चढ़ते जाता है. तो जब जल चढ़ता है तो उस जल में क्या होते हैं, मिनरल साल्ट भी होते हैं. मिनरल साल्ट भी होते हैं. मिनरल साल्ट जो होते हैं वो जल के माध्यम से पौधों के प्रत्येक भाग में क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, परिवहित हो जाते हैं और इस प्रकार से पौधों के हर भाग तक खनिज लवण पहुंच जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं. तो ये रहा आप लोगों का कि किस प्रकार से जल का परिवहन अवशोषण होता है, दैट मीन्स ऑब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट. ये आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो गए कि खनिज लवणों का अवशोषण, जल का अवशोषण एवं परिवहन, ये आप लोगों का क्लियर हो चुका है. अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे. आज के लिए बस इतना ही. तब तक आप सभी को जय हिंद. अपना ख्याल रखिए, बड़ों का हमेशा ही सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए.